नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं एषो पञ्चनमुखारो सबभवपणसनो मङ्गलानं च सम्भेसिं परमो वै मङ्गलं जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोभैवं जय स्वाणं बभवो तित्तराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः श्रीय पौमा वै ममो निसेव्यपाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीभासे जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुजनशीलम् अनुसरति प्रायेण शिष्यः। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ में आज के एक मंगल सूत्र में हम प्रवेश करना चाहेंगे। इनका सीधा अर्थ यह है, गुरुजन माने घर में जो वडील होते हैं उनके शील को पूरा परिवार अनुसरित होता है। आज तीन बात आपके सामने रख के आगे चलना चाहूँगा। मैं कई बार बात की थी, आज फिर से रिपीट करूँगा, शायद आ गई हो तो। हमारे वहाँ तीन मातृ संस्था हैं। एक मातृ संस्था है गुरु और शिष्य की, दूसरी मातृ संस्था है पिता और पुत्र की, और तीसरी मातृ संस्था है शिक्षक और विद्यार्थी की। इनको मातृ संस्था की जाती है। शिष्य शायद गुरु के मार्ग पर चलेगा, बेटा शायद पिताजी के मार्ग पे चलेगा, और विद्यार्थी शायद टीचर के मार्ग पे चलेगा। बड़ी दुख की बात के साथ कहना चाहूँगा, पहले नंबर की मातृ संस्था अभी भी ठीक है, दूसरे और तीसरे नंबर की मातृ संस्था टूट रही है। बाप और बेटे के बीच में, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, गुरु बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पिताजी बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और टीचर बनना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जो भी करूँगा मेरे पीछे वही करने वाले मुझे मिलेंगे। और आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मन की एक बदमाशी, मेरे सामने जो भी है जिनको मैं आदर्श बना के बैठा हूँ, उनके जीवन की 99 सही बात को मैं फॉलोअप करूँगा कि नहीं मालूम नहीं, मगर एक गलत चीज़ को मैं फॉलोअप निश्चित तौर से करूँगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरे पिताजी भी झूठ बोलते थे, ये लड़का शायद बोलेगा। मेरे पिताजी बहुत पवित्र थे, उत्तम थे, वो बात एक साइड में चली जाएगी, मगर मेरे पिताजी भी तो झूठ बोलते थे। हाँ, एक बाप ने बेटे को बोला, बेटा चोरी करेगा तो जेल में जाना पड़ेगा। बेटे ने बोल दिया, गांधी भी जेल में गए थे। अभी गांधी जी का जेल में जाना और ये बेटे का जेल में जाना दोनों एक सरीका थोड़ा था, मगर ये मानसिकता। आज आपको मैं पुनः सच बोलूं, आपको लगता है कि ये मातृ संस्था आपके घर में जीवित है क्या? स्कूल और कॉलेज में जीवित है क्या? आपके घर में जीवित है? मैं मेरी बात करूंगा, करीबन हमने अभी तक बनाई रखी है। आने वाले दिनों में क्या होगा मालूम, मगर अभी तक तो बनी हुई है। डाउनफॉल है, मगर इतना डाउनफॉल नहीं है कि ज़्यादा चिंताजनक हो। मगर तुम्हारे वहाँ और स्कूल और कॉलेज में आप बताओ, फिर मैं आगे चलना चाहता हूँ, क्या लगता है? पिता और पुत्र के बीच में, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में ये मातृ संस्था
और उन पर ही तो पूरे समाज की और परिवार की और देश का फाउंडेशन बनेगा। आपको क्या लगता है? आगे बढ़ना चाहता हूं, इनके पहले पूछ लेना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? आपका बेटा आपके पीछे चल रहा है, वो नहीं पूछना चाहता हूं। यहाँ जो भी बैठे, आप मुझे वादा गारंटी के साथ बोल सकते हो, आपके पिताजी का जो भी सही रास्ता था वही रास्ते पे आप कदम रख के चलते हो। आपके बेटे की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहता हूँ, आप क्या बोलते हो? आप मुझे गारंटी दे सकते हो? महाराज साहब, मेरे पिताजी ने मॉरल कल्चर स्पिरिचुअल की जो व्यवस्था बनाई थी और उसी व्यवस्था में महाराज साहब मैं भी आगे चलता हूँ। आप बोल सकते हो प्रशांत भाई? क्यों नहीं जानना चाहता हूँ। पिताजी का बिजनेस तुमने बनाया, संभाला नहीं संभाला वो छोड़ो, मगर पिताजी ने अपने जीवन की जो व्यवस्था बनाई थी, अच्छी व्यवस्था, उनको तुमने फॉलोअप नहीं किया, तो इनके पीछे राज क्या है? आज वो बात करके आगे चलना चाहता हूँ। 4 बात आज भी आपके सामने में रखना चाहता हूँ। पहले आपसे पूछना, आपके पिताजी के जीवन का जो भी सच्चा रास्ता था वो आपने छोड़ क्यों रखा है? आपके बेटे की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। करीबन वाई नॉट, आपने आपके पिताजी को शायद देखा हो कि घर में आने वाले मेहमान के पीछे पिताजी पागल थे। फोन करके पिताजी बोला, फोन नहीं भी था ना तो पिताजी जो भी मिलते उनको आमंत्रण। अरे मैं परिचित की बात नहीं करना चाहता, अपरिचित भी रास्ते में मिल जाता। पिताजी बोलते थे चलो भोजन का समय होगा, चलो मेरे घर पे चलो, और पिताजी लाते थे और आपकी माँ भी वो मेहमान को संभाल लेती थी। एक साथ 20-20 मेहमान भी आ जाए ना तो घर में रही हुई धर्मपत्नी बोलती थी चिंता मत करना, आधा घंटा बिठा दो, मैं सब कुछ खींच लूंगी। ये अनुभव शायद आप सबका होगा कि नहीं? अभी ये क्यों टूटा? जब घर छोटा था, आर्थिक व्यवस्था कमजोर थी, कम छोटा घर, आर्थिक व्यवस्था की दिक्कत, फिर भी आपके घर में धर्मपत्नी थी, वो बोलती थी मेहमान को लाते रहो, कोई चिंता मत करो, मैं अकेली, नौकरानी कोई थी नहीं। मगर वो ताकत, वो प्रेम, वो प्यार आपके वहां क्यों टूट गया? घर बड़ा हो गया, आर्थिक व्यवस्था बड़ी हो गई, नौकर चाकर बढ़ गए, फिर भी व्यवस्था क्यों टूटी? क्या हुआ? नहीं, मैं आपके बेटे की बात नहीं, आपकी बात पूछना चाहता हूं। आपके पिताजी का ये विरासत आपने क्यों नहीं संभाली? घर बड़ा, पैसा ज्यादा और काम करने वाले नौकर भी घर में चिका, फिर भी ये मेहमान के प्रति हृदय में, आंख में आदर भाव क्यों नहीं है? क्या जीवन शैली, क्या बदलेगी? चाहे क्या फर्क कहाँ होता है? वहां तो आपकी धर्मपत्नी को, आपकी बेटी को बहुत टाइम काम करना पड़ता था, आज तो कोई घर में काम करने वाले तो बचा ही नहीं। क्या हुआ? बस मैं वही बात आज आपसे करना चाहूँगा। हमारे वहाँ बड़ी शांति है नव स्मरण में। भो भूया स्मृणत वचनम प्रस्तुतम सर्वमेतत्। वहाँ एक छोटा सा प्रश्न पूछा है, हमारे लिए जीवन में चलने का मार्ग कौन सा? संत चले वो मार्ग, सज्जन चले वो मार्ग, परमात्मा चले वो मार्ग, अमीर आदमी चले वो मार्ग, सत्ता वाला चले वो मार्ग, बुद्धिशाली चले वो मार्ग। हम एक रास्ता पसंद करना चाहते हैं, हमारा कदम किस रास्ते में जाना चाहिए? बड़ी शांति जिसने भी कंठस्थ होगी, वहाँ एक शब्द लिखा है, महाजनों ये न गत सब पंथा। महाजन, महान पुरुष जिस रास्ते पे कदम रख के चले वही तुम्हारे लिए रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। क्या जवाब एक बड़ी शांति आती है कि नहीं तुम्हें? मैं पूछना चाहता, ये सूत्र पढ़ा तुमने? महाजनों ये न गत संपथा, पंथा माने मार्ग, गत माने चले। कौन? महाजन माने ज्यादातर शिष्ट पुरुष जी मार्ग पे चले, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कोटि का मार्ग, बाकी हर मार्ग गलत है। आप ये बोल सकते हो मेरा कदम वही मार्ग पे चलता है? आपको मालूम नहीं, हमारे वहाँ सुबह में थोड़ा आपको बम्पर जाएगा, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, कभी क्या है, मेरे जीवन से तुम्हें कुछ लेना देना है ही।
कभी कभी तो मुझे दुख होता है, बरोड़ा में भी मेरा बास्केट डलाते, मेरे बट में से बास्केट क्या मेरा पूजन करता है, तेरा बास्केट तो लाओ, तेरी खोपरी और बास्केट मेरा। ये होता है कि नहीं? मैं पूछना चाहता, सच बोलो, बास्केट क्यों आपकी जेब में नहीं है? मेरा पूजन करने के लिए तुम बास्केट लेते हो, मेरे से बास्केट और बिना रह जाए, ये खुला लेता है, ले ही लेता है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, आज एक खबर पड़ी है। एक बार बताओ, बिना पूजे बास्केट लेते हो, बिना पूजे ये ले लो कभी? मन का एक नेचर समझ लो, फिर आगे चलना चाहता हूं। नकारात्मकता, नेगेटिविटी, वो मन का भोजन है। हमेशा के लिए आंखों के सामने रखना, मन को श्रेष्ठ कोटि का भोजन कौन सा जमता है? नेगेटिविटी का, नकारात्मकता। पूरे मंदिर में श्रेष्ठ कोटि की अंग रचना होने के बाद भी मन को यदि तुम जज करने का देखो, बाहर निकल के बोलेगा भगवान के शरीर पे जो मुकुट था ना, वो थोड़ा टेढ़ा था। आप चेक करना है तो कर लेना, चाहे कितना भी अच्छा प्रवचन होगा। आपको मालूम नहीं, राजकोट में मेरा अनुभव बताऊं, घड़ी एक बार 10 मिनट आगे निकल गई। 1.5 घंटे का प्रवचन था, मुझे मालूम नहीं, घड़ी के सामने देखा नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, मगर 1.25 घंटे में प्रवचन को मैंने विराम दिया। जाहिर प्रवचन चिकार पब्लिक, और वो प्रवचन की समाप्ति के बाद 57-58 वाला एक आदमी मुझे मिलने के लिए है। महाराज साहब, बोर्ड में लिखा था 1.5 घंटे का प्रवचन, आपने 1.25 घंटे में पूरा कर दिया। मैंने बोला भाई, ऊपर आया ना तब पता चला कि घड़ी थोड़ी आगे पीछे हो गई, मैं चूक गया। महाराज साहब, ये नहीं चलता है, यू आर बाउंड टू गिव लेक्चर 1.5 आवर्स। बाउंड? तेरी नौकरी करता हूं मैं क्या? क्या हुआ? क्या मिलते हैं? अरे हमें तो इतने लोग मिलते कि खुश हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं बात भी क्या करूं? मैं बताऊं, कल से तेरी घड़ी दे देना और फिर मैं जिंदगी पर रख लूंगा। आज मेरा जीवन यदि अच्छा लगता है तो ड्यू टू क्रेडिट गोज टू ओनली भुवन भानुसूरी शिवाजी महाराज। 18 साल बहुत नजदीक देख करके आपको मैंने देखा है, आपके जीवन को बहुत नजदीक से देखा है। आपके शब्द मैंने कम सुने हैं, आपके जीवन को मैंने ज्यादा देखा है। वो परमात्मा के दर्शन करने का भाव, वो आंबिल करने का भाव, स्वाध्याय करने के लिए का भाव, खुद के जीवन में अलर्टनेस का भाव जो देखा है ना, शायद मेरे पास उसमें 5% भी नहीं है, मगर जो भी है वो उनका है। हमारे में एक शब्द लिखा है, बाजू में बैठो, अच्छे लोगों के बाजू में बैठो, देखो, चेक करते चलो, आपको जो दिखाई पड़ेगा वो मिरेकल दिखाई पड़ेगा। प्रायण शब्द लिखा है, प्राय माने शायद, नॉट श्योर। ये अच्छा शब्द है। आपका अच्छा जीवन, गांधी जी का बेटा, उनके जीवन को अनुसरण नहीं मालूम है, हरिलाल। गांधी जी का जिंदगी पर दुख रहा, सारी दुनिया के राष्ट्रपिता बन चुके वो गांधी जी खुद के बेटे के पिता नहीं बन पाए। जिनको हिंदुस्तान ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी, वो खुद अपने बेटे के बाप नहीं बन पाए। सही अर्थ में बेटा बाप को फॉलोअप करने से ना बोल दिया। हो सकता है कभी, अभी मैं आगे चलना चाहता हूं, आप आपके बेटे को एक आलम्बन देना चाहते हो, 4 स्तर पे आपके जीवन को चेक करना है। 4 स्तर पे। नंबर 1, शरीर के स्तर पे आपके पास संयम होना चाहिए। 4 बात आपसे करूंगा, आपके बेटे को कम से कम ये देखने दो। आप बोलो कम इनको देखने दो कि मेरा बाप ये चीज को लेकर के इतना पवित्र होकर के चलता है। शरीर को लेकर आपके पास संयम चाहिए। संयम का अर्थ है नॉट एक्सेस।
संयम कार्ड ये मेरे पास संयम जीवन है वो नहीं, मगर आपके पास शरीर को लेकर के संयम, आंख कान नाक पैर हर जगह आपके पास संयम। आप टीवी देखते हो, आधा घंटे में टीवी बंद, ये संयम है। शायद आप थिएटर में पिक्चर देखने महीने में एक, ये भी तो संयम है। आप भोजन करने के लिए बैठे, चाय मिष्ठान नमकीन कितना भी हो, मगर संयम है, बस लिमिट, ओके नाउ नॉट मोर। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास शरीर के क्षेत्र का संयम है क्या? नो एक्सेस इन बॉडी। मोबाइल से बात करने का भी संयम। आपके बेटे को खुद को दिखाई पड़ेगा नहीं, बेटा देख, बोलना नहीं पड़े, बेटा ही बाहर जाकर के मन में सोचे कि पिताजी चाहे मोबाइल करते भी है मगर 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा बात खत्म कर देते, फिर कभी करते होंगे मगर नॉट मोर देन 5 मिनट्स। आपको पूछना जाऊँ, आपके बेटे को आपके जीवन में शरीर का संयम दिखाई पड़ता है क्या? प्रशांत भाई, एक छोटा सा प्रश्न का जवाब चाहिए। आप घर में आपकी पत्नी के साथ, बेटे के साथ, पिताजी के साथ, किसी के साथ बात करते हो और उसी टाइम बाहर से किसी का मोबाइल आता है, आप परिवार से बात चालू रखते हो या उनसे बात चालू रखते हो? नहीं समझे? डिबो में समझे क्या? आपके परिवार फैमिली मेंबर्स के किसी के साथ आपकी बातचीत चलती हो और उसी टाइम बाहर से किसी का मोबाइल आता है, तो उनसे बोलते हो 5 मिनट के बाद बात करता हूं, या परिवार के सभ्यों को बोलते हो कि फिर बात करता हूं? ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं, सीधा प्रश्न। क्या क्या है? क्यों मगर क्या है? चाहे किसका भी हो, चाहे वो बार वाला कितना भी हो, मगर सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी वाले आपके परिवार के लोग हैं कि जब आप बीमार होगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ा होगा, बाहर कितना भी टॉप क्लास का फोन होगा, वो आपकी सेवा करने के लिए आएगा। सेवा करने के लिए आपका परिवार आपके बाजू में बैठेगा। फोन करने वाला कोई भी हो, मगर आपके परिवार के साथ बात चलती है, मजे से बात करो, उनको रुकने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ? परिवार भी बैठे माने नहीं, वही परिवार बैठा है, इसलिए भी तुम शांति से बैठे हो। आपको मालूम नहीं है तुम्हारा परिवार इसलिए टूट पड़ा है। और एक बात मुझे पूछना, आप ये बात निकली तो मैं पूछूं, सच बोलो, मोबाइल आपने आपकी सुविधा के लिए रखा था कि सामने वाले की सुविधा के लिए? आप चाहो तब मोबाइल उठाओ कि सामने वाला जब चाहे तब आपको उठावे? नहीं समझे तुम? क्या सर बोलो, इतना तो पक्का कर लो महाराज साहब, मेरे परिवार के सभ्य के साथ बात करूंगा, उसी टाइम किसी का मोबाइल आएगा, उनको बोल दूंगा। बोलने का जरूरी नहीं, उठाओ ही मत, आपके परिवार के साथ बात चालू रखो। प्रशांत भाई क्या हाँ क्या परिवार बोलते खुद उठाओ? देखो ये हालत क्या है? क्या गलतफहमी क्या होती है? क्या होती है एक बार बताओ। मैं नहीं आप बताओ तो मैं, क्या गलतफहमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? क्या है? આપણો नहीं तारो, मारे हूँ लेवा देवा से। और नहीं उठाने जाए, क्या जरूर क्या है? क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके परिवार के सभ्य के साथ आपकी बातचीत चलती है, तो दुनिया भर का फोन हमें ना बोल दो, ना बोलने की भी जरूरत नहीं। आपकी बात आप नहीं उठाएंगे, वो अपने आप से समझ जाएगा कुछ मेरे से भी ज्यादा अगत्य काम में होगा। आप किनको लेकर के किनको निग्लेक्ट करते हो, वही पता चलता है कि आपके मन में टॉप प्रायोरिटी किसकी है।
और आपके बेटे को आप भले आप बोलो, मनो अंदर एक अपराध भाव पैदा हो जाता है कि मेरे पिताजी मेरे से बात टूट जाते हैं। आज एक छोटा सा नियम आपको बस यही देना चाहता हूं। कार्तिक सुद पूनम तक, हाँ अभी लॉन्ग टाइम, अभी वनडे मैच पूरी, अभी टेस्ट मैच चालू होगी। परबादीराज के पहले वनडे चलती थी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके परिवार के सभ्य के साथ आपकी बात चलती है, उसी टाइम यदि किसी का फोन आ जाए, वो फोन को मत लेना। आपके परिवार के साथ बात खत्म होने के बाद आप जो करना है कर लेना। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द मोर डिफिकल्टी, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या हो सकती है, क्या है, कैसे पता चलेगा इमरजेंसी है? आप ये वो आप समझ लेना। चलो इमरजेंसी की बात छोड़ दो। आपको मालूम नहीं है मन बदमाश है, फिर से मेरे और कभी कभी तो उनको फोन करते बोलो क्या है, मजे में हो? अरे बस मैं जैसे बैठा था तो लगा कि तुझे फोन कर दूं, ये तुम्हारा फोन। और देखो, मैं ये बात दीपक भाई की नहीं, मगर ये बात का एक छोटा सा नियम है, अमन कितना इश्यू उठाता है, वही टाइम इमरजेंसी आ जाएगी। थोड़ी हिम्मत तो रखो, थोड़ी तो हिम्मत रखो यार। सबसे शिविर का पहला प्रवचन इसी सब्जेक्ट को लेकर है कि आपके जीवन की व्यवस्था में बदल देना चाहता हूं। आपको लगे कि क्या गुरुदेव हम कहां टूटे, ये इतनी सरल बात थी, हमने इतनी बेकार बना दी उन चीज को। मैं एक बात बताना, नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे आपका परिवार है। चाहे एक बार पीएम से आप बात करना पेंडिंग कर सकते हो, मगर आपकी पत्नी आपके बेटे के साथ बात करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका जीवन उनके हाथ में है। नरेंद्र मोदी आपके बाजू में सोता नहीं, आपकी पत्नी सोती है, कभी खून भी कर सकती है वो। नहीं आप ये मामूली, ये मैं या मजाक करो मत बहन, तुम्हें मालूम नहीं है क्या है। आपकी 5 डिग्री बुखार में, कैंसर की बीमारी में, लीवर की तकलीफ में, बाईपास के ऑपरेशन में आपकी पत्नी आपका बेटा बाजू में होगा। ये नहीं आएगा दुनिया मोबाइल करने वाले। इतनी छोटी सी बात, शरीर क्षेत्र में संयम। दिक्कत है विक्रम में, दिक्कत है इसमें, समझ में नहीं आता। दे दू नियम क्या है? घरे आवे એટલે નાના કઈ આખો દી તમે પરિવાર વાળા વાત નથી કરતા કઈ। मैं जो बोलना चाहता हूं तुम समझ जाते हो। मेरा ये प्रश्न नहीं है तुम 24 घंटे फ्री, मगर जब परिवार से आमने सामने बात हो रही उसी टाइम किसी की घंटी बजे, अवॉइड करो उनको। हाँ तो परिवार से बात कर लेना। देखो एक छोटा सा नियम इश्यू निकलेगा। तुम समझ लेना। अभी मैं दीक्षा का नियम देने की बात कर रहा हूं, ये मोबाइल के में चल रहा है। कितने तुम गुलाम बन चुके, कितने गुलाम। तुमने कभी सोचा नहीं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी मां किस हाइट पे होनी चाहिए और तुमने किस हाइट पे रख दिया। जहां 1 रुपये का मोबाइल, 1 रुपया, ओनली 1 रुपीज इन, सामने वाला तुम्हारे परिवार के साथ पूरी व्यवस्था डैमेज कर सकता है 1 रुपये में। जिनके साथ शादी करने में तुमने 2-2 करोड़ रुपए का खर्च किया, उनके साथ रिलेशन 1 रुपये का मोबाइल तोड़ सकता है। तुमने कभी सोचा दिमाग में? सामने वाले को क्या चुकाना, क्या 1 ही रुपया चुकाना है? फ्री चलता है कभी कभी तो 1 रुपया, 1 रुपये में तुम्हें परिवार की हालत बिगाड़ देता है।
अब आ जाओ, मेरे साधु से बात चलती है, मैं तुमको बोलूंगा 2 मिनट खड़े रहो, मेरे साधु से मेरी बात चलती है। तुम कौन हो? चाहे तुम बोलो महाराज साहब 10 करोड़ रुपए का खर्च करना है तो करो, मेरे लिए नहीं करता है, तेरे लिए करता है। मेरे कहने से तुम किसी जगह पे 10 करोड़ का डोनेशन देते हो तो तुम्हारी सदगति के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हमारे गच्छाधिपति की बात करना चाह रहा हूँ, गच्छाधिपति जयगोस्वी सिंह के पास मैं दिल्ली से 4 साल के बाद आया और सांतव में आपके साथ मेरा चातुर्मास में गच्छाधिपति को मिलने के लिए गया। बहुत साधु भगवान 57 अबाउट, और गच्छाधिपति ने सब व्यवस्था बना के जाप करने के लिए, सूर्य मंत्र का जाप करने के लिए बैठ रहे थे। कपड़ा बदल दिया था, हाथ में माला आ गई और ऐसे ही जाप की शुरुआत करते थे। मुझे देखा, रत्न समय करबद्ध विनंती की, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आता हूँ। आपका जाप चल रहा है गुरुजी, आप शुरू कर रहे हो, मैं आधा घंटे के बाद आता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था आधा घंटे का जाप है। 550 साधु के लीडर ने अपनी नौकार वाली एक बाजू रख दी, उसने बोला जाप फिर करूंगा, पहले आपसे बात करूंगा। यू कैन बिलीव इट, हजारों की सभा में प्रवचन करने वाला मैं इस गच्छाधिपति के चरण में झुके क्यों रहता हूं? ये प्यार पाया है। सूर्य मंत्र का जाप वो भी इतना टॉप नहीं है जितने तुम टॉप हो। आओ तो मेरे साथ बात, फिर जाप करूंगा। 550 का लीडर एक बार जाप छोड़ सकता है, तुम मेरे एक मोबाइल छोटी से तो परिवार के साथ बात करते करते इतने परिवार तुम्हारा निकम्मा बन चुका है कि मोबाइल इतनी टॉप प्रायोरिटी पे होता है। और वही टाइम सब इमरजेंसी आएगी, वही टाइम सब आएगा। आने दो, ना बोल दो एक बार। दे दूं? आज बहनों खुश और हाँ क्या है? हाँ, उनको भी लागू पड़ता है। हाँ, तुम्हें चिंता नहीं करो, ये नहीं आप आम नानू दुख से बाजू आ रही ना जाए। आदू नहीं, बहुत अच्छा। धारणा विग्रह पचकाय, धारणा विग्रह पचकाना तनोगुण सत्सागरणम मात्रागण सुजागरण बहुत सी रहेगी। क्या हुआ? हाँ, पूनम तक ही है, मगर कार्तिक पूनम देखो, जैसे मैंने बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। कोई नहीं, शरीर क्षेत्र संयम चाहिए, मन क्षेत्र में संतोष चाहिए। आपके बेटे को उपदेश बहुत मत देना, आपका जीवन बता देना, जीवन बना देना। आपका बेटा शायद समझ पाएगा कि पिताजी ने कौन सी जीवन व्यवस्था बनाई। शरीर क्षेत्र संयम, मन क्षेत्र संतोष। सामने से आप पे फोन आता है कि साइड बिजनेस करो तो 2 करोड़ का मुनाफा हो सकता है, आप मर्दानगी से ना बोल सकते हो। बेटा बिजनेस के पीछे में इतना पागल हूं कि रात को 10 बजे की भागते चलूं। सच बोलो, मैं इतना आपके बेटे को पता है कि आपका मन क्षेत्र में संयम संतोष है कि लोभ है। आपके बेटे को क्या दिखाई पड़ रहा है? बिजनेस के पीछे तुम्हारा पागलपन तुम्हारे बेटे को क्या मैसेज दे रहा है? तुम ये मानते हो कि आपका बेटा कुछ आपसे सीख रहा है? जानना चाहता हूं, आपके बेटे को जिस मार्ग पे जाना है वो जाए, मगर आपकी तो बात बिल्कुल स्पष्ट होगी कि बेटा मन क्षेत्र बहुत संतोष लेके बैठा हूं, ज्यादा आपाधापी नहीं करता हूं। ठीक है, पुरुषार्थ करने में भगवान महावीर ने भी ना नहीं बोली, मगर एक्सेस तक पागल बन के नहीं जाना चाहता हूं। एवरीथिंग गुड गोइंग। आपसे पूछना, शरीर क्षेत्र में संयम और मन क्षेत्र में संतोष, आपकी मानसिकता क्या है? आपके बिजनेस का समय, आपके बिजनेस के पीछे पागलता आपके बेटे को क्या मैसेज दे रही है? मैं पूछना चाहता हूं। फिर आगे दीपक भाई, क्या आपके बेटे को ये मैसेज मिले या नहीं मिले, मगर आपका जीवन ये बोलेगा कि बेटा मन में तो समझेगा कि पिताजी पागल नहीं है। एक बात बताऊं, आपका बिजनेस सीधा चलता है तो साइड बिजनेस में कभी नहीं जाना, होता ही करना है। नहीं समझे तुम?
आपका एक सीधा बिजनेस ट्रैक पे चलता है, फिर साइड बिजनेस कितना भी अच्छा मिले, टॉप मिले, प्रॉफिट वाला मिले, आपकी ना बोलने की ताकत है। आज क्या हो गया क्या तुम्हें? सब साइड बिजनेस वाले हैं। वो बिजनेस चलते ही नहीं। क्या हुआ? बिना मेहनत से फिर ये सब मार्केट बंद हो जाती, बिना मेहनत से मिलता। मैं जानना चाहता हूँ क्या जरूर क्या है साइड? सीधा बिजनेस व्यवस्थित चलता है, फिर साइड बिजनेस की जरूर क्या है? ना बोल दो। रिक्वायरमेंट की लोभ है, नीड की ग्रीड। नीड को माफ किया जा रहा है, ग्रीड को क्यों नहीं? मुझे आपसे जानना है वाई साइड बिजनेस क्या है? क्या सलामती? क्या हाँ? हो जाए तब देख लेना क्या है। और एक हाँ क्यों, क्या दिक्कत क्या है? और करीबन जिन लोगों ने मार खाया ना, वो साइड में ही मार खाया, सीधे में मार खाता ही नहीं। नहीं, वो बात भी बराबर है, तो यही तो बराबर है। क्या हुआ? एक बात बताओ, ट्रैक बदलने की छूट है मगर ट्रैक से उतर जाने की छूट नहीं है। गाड़ी हमेशा पटरी बदलती है मगर नीचे नहीं उतर जाती है। तुम तो दिल्ली के जाने के ट्रैक पे, बंबई के ट्रैक पे चले जाते हो, वो दिक्कत है। क्या जरूरी है साइड बीतने की? मुझे बताओ, मैं सच बताओ, कई लोग मेरे पास इधर उधर उल्टी सुलटी बात करना चाहते हैं। अरे मालूम है मुझे, कपड़बंद की शिविर में एक आदमी मुझे मिलने के यार, कपड़बंद में वर्षों पहले गुरुदेव की निश्रा में शिविर दी, और मैं प्रतिक्रमण करता था। प्रतिक्रमण की समाप्ति के बाद एक आदमी आया, होगा कोई ध्यानी बयानी, और उसने बोला महाराज साहब देखो तुम साधु बन गए ना, मगर मेरे रास्ते पे तुम चलो ना, 7 भोग में आपका मोक्ष कर देता हूँ। कितना? ऐसे खोपरी बात मुझे मिलते। मैं बोला देख एक बात बताऊँ, मैं जिस रास्ते पे जाता हूँ ना, उस रास्ते पे 7 लाख भोग के बाद मोक्ष मिलेगा, चलेगा, मगर तेरे रास्ते पे मुझे 7 भोग में मोक्ष नहीं करना है। उठ के चला गया। मैं साइड बिजनेस में नहीं गया, तुम समझे नहीं यार। 7 लाख भोग मानिए, क्योंकि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो तेरा ट्रैक तो शंकास्पद है ना, मैंने कभी देखा नहीं, और तू जिस ट्रैक पे ले जाएगा मालूम नहीं उनके प्लस माइनस क्या है, मगर मैं जिस ट्रैक पे चलता हूँ उनका प्लस माइनस मुझे पता है। आई एम रेडी टू गो इन दिस वे, नॉट योर वे। तुम्हें तो हिलाने वाला हर जगह मिल जाता है, बस सीधा बस कोई मिलना चाहिए तुम्हें। एक आदमी लाइन में खड़ा रह गया, लाइन में इतनी बड़ी लंबी लाइन, तो किसी ने पूछा यार लाइन में क्यों खड़ा रह गया? मेरी पत्नी ने बोला है बड़ी लाइन, वो खड़ा हो जाना। उसने बोला ये मूत्री की लाइन है, फिर निकल गया बाहर। तुम तो जिस बिजनेस में लोग भागे बस मरो यार, तू कहां जा रहा है? वो स्मशान में जा रहे हैं सब। सच बोलो, तुम्हारे टेंशन का, तुम्हारे बिजनेस का जितना टेंशन है उससे ज्यादा टेंशन तुमने उठाया है साइड बिजनेस में जाकर के। हर्षद मेहता ने मुझे बोला था महाराज साहब हजारों लोग शेयर बाजार में मार खा चुके, इसका कारण महाराज साहब हर्षद मेहता नहीं था, उनका लोभ था। पान के गल्ले वाले ने महाराज साहब तेजी के समय में एफडी तोड़ दी थी। तुम समझे? हर्षद मेहता को मैं कोट करता हूँ। महाराज साहब हर्षद मेहता जब शेयर बाजार में जाता ना, हर प्लस माइनस सोच के महाराज साहब जाता है। पान के गल्ले वाले ने महाराज साहब एफडी तोड़ के, उनको लगा कि शेयर बाजार में चलो यहाँ मस्त माल ही माल है, और हर लोग महाराज साहब मर गए। इनका ओरिजिनल बिजनेस नहीं था, वो साइड बिजनेस में गए, इसलिए मार खा गए। और मैं बताऊं, हर्षद मेहता की तेजी जब टूटी और हजारों लोगों ने सुसाइड किया, वो ओरिजिनल बिजनेस वाले नहीं, सब साइड बिजनेस वाले मरे थे। Am I right? हर्षद मेहता ने खुद ने कहा था महाराज साहब हजारों करोड़ का टर्नओवर लॉस और प्रॉफिट होता है ना, महाराज साहब मेरा 1% धड़कन बढ़ती नहीं है, इस बाजार में आने वाले के पास ये छाती चाहिए। गलत की मैं नहीं कहना चाहता हूं,
मगर प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस उनको झेलने की क्षमता जिसकी हो वही इस बाजार में आ सकता है, चालू नहीं आ सकता ना। पान के गल्ले वाले ने एफडी थोड़ी मार खा गया, उनके लिए सुसाइड करने के सिवा कोई मौका बचा ही नहीं था। हमारे वहां परमात्मा महावीर जी ने ये बिजनेस की व्यवस्था बताई, मैं कभी बताऊंगा आपकी, आप पागल बन जाएंगे। आप ये मानते हो कि धर्म सामयिक प्रतिक्रमण की बात करता है, आपके जीवन को बचाने की भी बात करता है, और वही बात में बिजनेस भी तो आता है। नंबर 1, शरीर क्षेत्र संयम, मन क्षेत्र और अंतःकरण क्षेत्र में संवेदना चाहिए। आप बोलो कि आपके बाद ये बची, आपके बेटे को अपनी संवेदन का मैसेज दिया है, आपका बेटा आपको देख करके बोलता है मेरे पिताजी कितने भी पैसे वाले हो गए मगर हृदय के कोमल है, आपका बेटा बोलता है क्या? मेरे पिताजी किसी का दुख देख नहीं सकते। मैंने कितनी बार देखा मेरे पिताजी के पास दुखी आदमी आए तो पिताजी ने उनके दुख को दूर करने का हर संभव प्रयास किया। आपका बेटा आपके लिए बोल सकता है क्या? शरीर क्षेत्र संयम, मन क्षेत्र संतोष और अंतःकरण क्षेत्र संवेदना, ये शैली आपको पूछना चाहता हूं, आपके बेटे को ये संवेदना का मैसेज जा रहा है क्या? या बैठने वाली माता को पूछना चाहता हूं, आपके परिवार को ये मैसेज जाता है क्या? हाँ बोलो या तो ना बोलो। सच बोलो, क्यों नहीं? संपत्ति की व्यवस्था होने के बाद भी आपके पास संवेदना नहीं है तो आपके बेटे को व्हाट यू आर लाइक टू गिव टू मैसेज टू हिम। फर्क क्या पड़ता है? 2-5-10 रुपए का फर्क पड़ता है, मगर बेटे के लिए जिंदगी भर एक मैसेज चला जाता है। मैं आपको बताऊं, घर के बाहर भिखारी आया, ये बना हुआ प्रसंग, भिखारी जैसे आया तो बेटे ने 1 रुपया, जहां पैसे होते थे ना वहां से रुपया उठाया और माँ ने देखा। माँ पूछे इनके पहले बेटे ने बोल दिया, मम्मी 1 रुपया लिया है ना, बाहर भिखारी आया उनको देने के लिए। यहाँ बैठने वाले पिताजी और यहाँ बैठने वाली माँ, इसमें खुद का नंबर हो तो बोल देना। और माँ ने बेटे को नज़दीक बुलाया, निर्भयता के साथ बेटा आया, डरा नहीं। कौन आया बा? भिखारी। क्या लिया? 1 रुपया। बेटा एक बात बताऊं, जब भी तू बाहर मेरे पास जाने के बाद पैसा मांगता है, कभी भी चाहे टॉफी लेना है, बिस्किट लेना है, कुछ भी तुझे लेना है, मैंने कभी आज तक रुपया दिया तुझे? तो कि नहीं। बेटा समझा तू कुछ? मम्मी मैं नहीं समझ पाया। बेटा आज महंगाई इतनी ज़्यादा है कि रुपये में कुछ नहीं आता है ना, मैंने कभी बिस्किट भी देने के लिए तुझे रुपया नहीं दिया, कम से कम तो 10 रुपया हो तो ही कुछ आता है ना। तो बेटा भिखारी को रुपये से क्या होगा, 10 उठा दिया और बेटे को 10 दे दे। मैं पूछना चाहता हूँ बेटे को क्या मैसेज जाएगा? 1 रुपया देने के लिए तैयार था बेटा, और माँ ने बोला कि बेटा रुपये में कुछ नहीं आता है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, भिखारी को कम से कम 10 तो देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ आपकी मानसिकता क्या है? आप आपके बेटे को ये मैसेज देते हो क्या? जय जानना चाहता हूं प्रशांत में, बहुत गंभीर बात है। आपके बेटे को जीवन में कहीं दिखता नहीं कि पिताजी का भले पैसे में टॉप पावर होगा मगर हृदय भी क्या पिताजी लेकर के बैठे। महाराज साहब मैंने मेरे पिताजी को देखा, इनके पास कोई भी आया महाराज साहब खाली हाथ नहीं गया, खाली हाथ नेवर। और महाराज साहब मैं भी तो देते रहता हूं इसलिए कि पिताजी को मैंने देखा है नजदीक से। संवेदना आपके पास कितनी? आपका बेटा आपकी बेटी शायद इसी मार्ग को शायद फॉलो करेगा, शायद, वो भी गारंटी नहीं। संवेदना के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या है?
जानना चाहता हूं, एक छोटा, आप एक भिखारी आया था, आपने उनको 2 रुपया दिया और वही भिखारी दोबारा आया और आपके बेटे को पता नहीं था और बेटे ने मांगा, पप्पा वो भिखारी आया, सच बोलो आप फिर से 2 रुपया दे देंगे या उनको बोलेंगे कि मैंने एक बार दे दिया? हाँ, सच बोलो, 2 और दे दो तो दिक्कत क्या थी? 2 रुपये में तो आपको कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता था ना। और बेटे ने मांगा कि पिताजी भिखारी आया, मुझे 2 रुपया देना, तुमने बोल दिया कि बेटा मैंने दे दिया। ये मैसेज देने के अलावा आप 2 रुपया दे देते, दिक्कत क्या थी? फर्क 2 रुपये का नहीं था, बेटे के हृदय को तुमने संतुष्ट कर दिया, बेटा अच्छा हुआ, ले और 2 रुपया ले जा। क्या लगता क्या है हिम्मत भाई, क्या लगता है? करोड़ों के डोनेशन की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, आपको क्या मैसेज देना है आपके परिवार को? दीपक में 2 रुपया ज्यादा देने में दिक्कत क्या है? तो क्यों नहीं देते हम? सच बोलो, ये मानसिकता कब बदलेंगे? पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, 2 रुपया और देना अच्छा है कि आपको लगता है कि वो भी तो यहां बैठने वाले को पूछना, सच बोलो क्या लगता है जयेंद्र भाई, क्या लगता है? दे देना चाहिए? हाँ, देना, हाँ, अब से देंगे। चलो गई, सब बात गई। देखो, ये जब मैं बात करता हूं ना, तब एक ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है कि गुरुदेव हम इतने खोखले क्यों बन गए? सिर्फ 2 ही रुपये का प्रश्न था गुरुदेव, मगर हमारी ये मानसिकता, यही मानसिकता, बेटे को हृदय को देखना था। बड़े प्यार से वो बोलता था, पिताजी भिखारी आया है, मैं देना चाहता हूं, इनके चेहरे की चमक 2 के सामने तुमने 10 दिए होते। बेटा जा, कभी किसी को वापिस मत भेजना, तेरे पास वो देते रहना। ये मैसेज तो तुमने कभी दिया नहीं। संयम चाहिए, संतोष चाहिए, संवेदनशीलता अंतःकरण के स्तर पर चाहिए और जीवन के स्तर पर सदाचार चाहिए। संयम, संतोष, संवेदना और आपका जीवन सदाचारमय हो। पूरी जिंदगी भर तक पिताजी का जीवन चला, किसी की ताकत नहीं थी पिताजी के जीवन के कैरेक्टर पे किसी ने अंगुली उठाई हो। मैं गवाऊं, सारी दुनिया मेरे पिताजी के लिए कुछ भी बोले, मगर मैं कह सकता हूं रात को 12 बजे भी मेरे पिताजी के कपड़े पे कोई दाग हो सकता है, मगर जीवन पे चारित्र का कोई दाग नहीं है। आपके परिवार आपके इस सदाचार के लिए यदि गारंटी दे सकते, जीत गए तुम। आपके जीवन को देख करके बेटे का जीवन ऐसा बनेगा नहीं बनेगा छोड़ो, मगर तुम्हें तो सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने मेरे बेटे के सामने कुछ गलत तो नहीं दिखाया। संयम, संतोष, संवेदना और सदाचार, ये अपनी जीवन शैली होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? सच बोलो, 4 में चौथे नंबर में पक्के हम? मुझे एक पूछना है आपको, जो भी समय बचा उसमें थोड़ी बात करना चाह। आपके सामने 5 विकल्प हैं। एक साइड की बात, नंबर 1 पैसा, नंबर 2 प्रसन्नता, नंबर 3 प्रतिष्ठा, नंबर 4 प्रेम और नंबर 5 पुण्य। भगवान यदि आप पर खुश होकर के वरदान दे दे कि तू बचाना क्या चाहते, व्हाट यू विश लाइक टू सेव,
पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसन्नता, प्रेम और पुण्य, 5 चीज। आपके सामने परमात्मा 5 चीज रख दे कि तेरी जो चॉइस है वो बचा ले। आप क्या बचाना चाहते हो? लेसन दे दूं 2 मिनट का? हाँ बोलो ना। क्या हुआ, क्या है? आएगी नहीं आएगी छोड़ो, क्या ये देखो, ये होगा तो ये आ जाएगा। अभी इसमें भी सौदाबाजी करते तो। कई लोग मुझे पूछते, महाराज साहब इतने प्रवचन के बाद जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन क्यों नहीं आता? उनका मैं बोला कारण है ना, कारण ये है, मैं रोज प्रवचन में तुम्हें ट्रॉफी देता हूँ, ट्रॉफी रोज बड़ी कीमती, मगर दिक्कत ये तुम ट्रॉफी तो ले लेते हो मगर ऊपर का रेपर खुले बिना डाल देते हो मुंह में, स्वाद कहाँ से आएगा? नहीं समझे तुम? ट्रॉफी के ऊपर एक कवर है, रेपर, यदि उनको निकालो तो पता चलेगा कि जबान को क्या स्वाद है। ये मेरा हर प्रवचन ट्रॉफी के साथ रेपर का है और तुम रेपर डालते हो मुंह में और बोलते हो हमारा सब प्रवचन में मजा नहीं आती, रेपर तो निकाल दे फिर पता चलेगा। क्या चाहिए बोलो? प्रेम चाहिए, पुण्य चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए कि पैसा चाहिए? देखो, एक मर्द का बच्चा पैसा बोल तो नहीं सकता, नहीं, यहाँ बोलता नहीं है, बाहर निकल के बोलेगा पैसा ही चाहिए। क्या है? बड़ी मुश्किल है तुम्हें, इसमें भी तुम तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हो कि क्या चाहिए। और एक बात बताऊं, 5 है ना, 5, एक ही चीज तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकती है और परमात्मा बना सकती है, उनका नाम है प्रेम। पुण्य भी परमात्मा बनाएगा, गारंटी नहीं। पैसा भी परमात्मा बनाएगा, गारंटी नहीं। प्रसिद्धि भी परमात्मा बनाएगी, गारंटी नहीं। प्रसन्नता भी परमात्मा, गारंटी नहीं। प्रेम 100% आपको परमात्मा बनाए के ही रहेगा। क्या चाहिए आप? और ये प्रेम इनके लिए, तो मैंने बोला कि आपके कॉन्शियस को देख करके संवेदना हो। कभी कभी लगता है कि इतनी छोटी सी चीज कितना घुमा घुमा के तुम्हारे पास लाना पड़ता है, बहुत मुश्किल। ये बैठे दिलीप बाबा, इनको नहीं पहचानने वाला शायद उनको अपने पास बैठने नहीं दे, नहीं पहचानने वाला शायद उनको खुद के पास बैठने नहीं दे। मगर पूरे सभा को आज मैं कहना चाहता हूं, इसने, इस भाई ने जीवन में करीबन 50 लाख पशु को मरते हुए बचाया। 50 लाख। और जहां भी बलि होता है, चाहे वो भैंस की, चाहे बकरे की, चाहे गाय की, वहां बैल की, वो खुले अकेले चले जाते हैं हजारों की भीड़ के बीच में। जहां मांस भोजन में चलता था वहां उसने पूरन पोली भोजन में शुरू करवाई। एक पैसा रखना नहीं। शायद हर स्टेट के सीएम इनको पहचानते, बिना आमंत्रण वो सीएम को मिल सकते हैं। चाहे कैसा भी क्रूर आदमी हो, मगर उनको जाकर के 1-2 मिनट में समझा देते, बात खत्म कर दो। दिल्ली में 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। यही उनका ड्रेस, बस चलते रहना। और हजारों लोगों ने, लाखों रुपया उनको देख करके तुम अभी समय नहीं है मेरे पास, इनका पेपर कटिंग, उनको मिला हुआ अवार्ड, वो हर जगह जाकर के पुलिस को, सुप्रिंटेंडेंट को खुद को समझा करके उनके साथ वो लेकर के पूरी व्यवस्था बना देते। और भगवान से मैं भी कभी कभी उनको पूछता हूँ कि दिलीप बाबा, डर नहीं लगता उन लोगों के बीच में जाने में? महाराज साहब, जीवों को बचाने का हृदय में भाव है। अभी तक तो महाराज साहब कुछ हुआ भी नहीं, और कभी कोई हो भी गया तो जीवन कुर्बान करने की तैयारी है। बैठ जाओ। ये ताकत
ना आपका कोई आश्रम है, ना आपका कोई घर है, जिंदगी भर तक हमें जैसे घूमते रहते, नो परमानेंट एड्रेस। आज यहाँ, कल आगरा, परसों दिल्ली, वहां नागपुर, कहाँ रायपुर, चलते ही चलो। बस एक ही मिशन है, कहीं भी पशु हत्या हो रही है बस वहां जाकर के अड़के खड़े रहना और उनको बचाने का हर संभव प्रयास करना। मैं आपसे बहुत गंभीर बात करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आपके जीवन का गोल जो कुछ भी हो, मगर एक बात मैं आपसे गंभीरता से कहूं, सज्जन और संत को आपके जीवन की प्रशंसा करने का मन हो, ऐसा जीवन बना देना। सज्जन और संत के मुंह से आपका जीवन प्रशंसित हो, ऐसे जीवन बचाने का एक बार प्रयास करना। अमीर लोग आपके जीवन की प्रशंसा करें वो बात नहीं, किसी सज्जन के मुंह से आपका नाम निकल जाए, हजारों की भीड़ के बीच में कोई संत के मुंह से आपका नाम निकल जाए, मान लें कि आपका जीवन सार्थक, सफल और सरस बन गया। प्रायेण शिष्यः गुरुजन शीलम अनुसरन्ति। 2-3 महत्व के प्रसंग आज उपलब्ध है।